गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। और इसके बारे में अब तक हमने पढ़ा कि लेखक ने चिट्ठियों के महत्व के बारे में बताया है, कैसे इनकी शुरुआत हुई, कैसे प्राचीन काल में इन्हें लिखा जाता था, संदेशों को कैसे सहेज कर रखा जाता था। और इनके बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्बोधन दिया है उसके बारे में भी उन्होंने बताया। और इसके लिए भारत सहित अलग अलग देशों में या पूरे विश्व में जो प्रयास हुए उसके बारे में भी बताया कि चिट्ठी या पत्र लेखन को एक कला माना है और उसके विकास के लिए भी इसे पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया है। अब पढ़ते हैं इसके आगे। अब आगे, विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। लेखक कहते हैं कि विश्व डाक संघ, जो कि इस व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए पूरे विश्व स्तर पर एक संघ है जिसका नाम है विश्व डाक संघ, इसने पत्र लेखन को बढ़ावा देने के लिए और इसमें सुधार लाने के लिए 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला या क्रम शुरू किया 1972 से। और पत्र लिखना खास तौर से बड़े शहरों और महानगरों में, क्योंकि वहाँ पर संचार के साधन तेज़ी से विकसित हुए हैं, मोबाइल फ़ोन है, टेलीफोन है, या इनका विकास बड़े शहरों में ज़्यादा हुआ है। और लेकिन गाँव में इनका जो आवाजाही है या जो पहुँच है वो अभी नहीं हुई है, इसलिए वहाँ पर अभी भी पत्र से ही संदेशों को भेजा और प्राप्त किया जाता है। तो यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही यानी आने जाने का जो विकास है वो कम हुआ है, प्रभावित हुई है उनके पत्रों की आवाजाही। लेकिन देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है, खास करके बड़े शहरों में। लेकिन वहाँ भी जो व्यापारिक डाक है, जो व्यापार करने वाले लोगों द्वारा लिखी जाती है अलग अलग संस्थाओं को, वो और अभी भी लगातार बढ़ रही है। अब आगे, जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा हो या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। तो लेखक कहते हैं कि जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर बारीकी से उसकी तह में जाएंगे, यानी कि अगर खोज करें आप बारीकी से, तो आपको ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जिसने कभी भी अपने जीवन में पत्र न लिखा हो, या किसी से अगर लिखना नहीं आता है तो किसी से न लिखवाया हो, या फिर पत्रों का इंतज़ार बेसब्री से यानी कि बहुत ही व्याकुलता के साथ पत्रों का इंतज़ार न किया हो। और सबसे ज़्यादा तो हमारे जो सैनिक हैं वहाँ टेलीफोन या इस तरह के साधन नहीं है, उन लोगों को व्यवस्था वैसी नहीं है, या उनको साधन वहाँ तक पहुँच उनकी नहीं है, तो उन लोगों को पत्रों का ही एक सहारा होता था और उसी का वे इंतज़ार बहुत उत्सुकता से, बहुत बेचैनी के साथ में, बहुत ही खुश होकर या आशा के साथ उनका इंतज़ार करते थे पत्रों का। उसकी कोई भी मिसाल नहीं दी जा सकती, यानी कि उसका कोई और उदाहरण नहीं दिया जा सकता। जितना उत्सुकता से हमारे सैनिक पत्रों का इंतज़ार करते हैं, ऐसा कोई भी नहीं करता होगा। एक दौर यह था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे।
क्योंकि उस समय संचार आगमन के आने जाने के साधन बहुत कम थे, या थे भी तो इतनी तेज़ी से उनका विकास नहीं हुआ था और न इतनी तेज़ी से वह एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाते थे। तो इसीलिए पत्रों को पहुंचने में महीनों लग जाते थे। अगर किसी ने आज कोई पत्र लिखा है तो वह कई कई महीनों बाद में अपनी मंजिल पर, अपने ठिकाने पर पहुंचता था। तो एक दौर यानी एक समय ऐसा भी था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं है। परिवहन के साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। आजकल परिवहन के साधन यानी आवागमन के जो साधन है वो बहुत तेज़ी से उनका विकास हुआ है, और इसी के साथ पत्रों का जल्दी अपने स्थानों ठिकानों पर, अपने पतों पर पहुंचना बहुत ही आसान हो गया है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। पहले सिर्फ चिट्ठी ही होती थी, जिसके द्वारा पत्र ही होते थे, जिसके द्वारा लोग अपने समाचार, अपने संदेश लोगों तक पहुंचा सकते थे। लेकिन आज तो बहुत से साधन विकसित हो चुके हैं, जिनमें फ़ोन, मोबाइल फ़ोन और समाचार पत्र या इस तरह के बहुत से साधन हमारे पास में हैं। अब आगे, आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और समझोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रकाशक, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आज ऐसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। तो लेखक यहाँ कहते हैं कि आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिन्होंने अपने पुरखों यानी कि अपने पूर्वजों यानी दादा और परदादा और उनके भी जो पूर्वज थे, उनके पत्रों को अभी तक विरासत के रूप में यानी कि धरोहर के रूप में संजोकर या संभाल कर नहीं रखा है। यानी कि उन्होंने अभी भी उन पत्रों को संभाल कर विरासत के रूप में रखा हुआ है। और फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, जिन लोगों ने उस समय पुराने समय में पत्र लिखे थे, उनके जो पत्र रचनाएं हैं वो अपने आप में ही अनुसंधान यानी खोज का विषय है, अनुसंधान यानी उस पर रिसर्च का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, न कि पत्र लिखते। और एक पुस्तक जो उनकी पुत्री के नाम पत्रों के नाम से लिखी गई है, छपी है, वह हमारे सामने नहीं होती, जो करोड़ों लाखों लोगों को एक प्रेरणा देने का काम करती है। तो अगर उस समय फ़ोन होते तो जवाहरलाल नेहरू जी अपनी पुत्री इंदिरा गांधी जी को फ़ोन करते, न कि पत्र लिखते। लेकिन अगर ऐसा होता तो हमारे सामने एक इतनी अच्छी पुस्तक हमारे पास नहीं होती, जिसने करोड़ों लोगों को प्रेरणा देने का काम किया है। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। अगर आपके पास लिखित सूचनाएं, लिखित संदेश है, कोई पत्र है, तो उसे आप लंबे समय तक संभाल कर रख सकते हैं। लेकिन अगर एसएमएस है, ये एसएमएस कहते हैं लघु संदेश सेवा या शॉर्ट मैसेज सर्विस, तो इसे आप संभाल कर नहीं रख सकते। अगर रखेंगे तो फ़ोन की मेमोरी बहुत जल्दी भरती जाएगी, तो उसे आपको खाली करने के लिए उस संदेशों को हटाना पड़ेगा। तो इसलिए एसएमएस के जो संदेश हैं उन्हें हम ज़्यादा देर तक न तो याद रख सकते हैं और न उन्हें ज़्यादा दिनों तक संभाल कर रखते हैं, जबकि पत्रों के साथ ऐसा नहीं है। पत्रों को हम बहुत लंबे समय तक संभाल कर रख सकते हैं। अब आगे, कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे
वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। तो लेखक कहते हैं कि जो SMS होते हैं उन संदेशों को हम बहुत ही जल्दी भूल जाते हैं और उन संदेशों को संभाल कर रखना भी हमारे लिए मुश्किल होता है, लेकिन पत्रों को हम बहुत संभाल कर रखते हैं। और तमाम महान यानी कि सारे जो महान हस्तियां हैं उनकी तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है कि जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं उनके लिखे पत्र आज भी बहुत ही महत्व के हैं और उनको संभाल कर रखे जाने लायक है। तो पत्रों के माध्यम से महात्मा गांधी जी को, राष्ट्रपिता को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है, यानी जो संग्रहालय या है दुनिया भर की, उसमें एक अलग से पत्रों का संकलन होता है, अनूठा यानी का अनोखा संकलन जानी मानी हस्तियों का होता है। यानी जानी मानी या बहुत प्रसिद्ध जो हस्तियां हैं उनके लिखे पत्रों का अलग ही संग्रह है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना होते हैं। जो पत्र हैं वो उस समय के समाज या देश या उस समय का जो काल था, समय था, उसको जानने समझने का असली पैमाना यानी कि मापक होता है, नापा जा सकता है उस समय को किस तरह का कल्चर या संस्कृति उस समय रही होगी, या समाज की धारणा, लोगों का रहन सहन, ये इन सब बातों की अगर चर्चा की जाए तो ये पत्रों के माध्यम से बहुत ही अच्छे से समझा जा सकता है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए। महासंग्राम यानी कि जो क्रांति थी, जो आंदोलन हुए भारत की आज़ादी के लिए, उन दिनों में जो अंग्रेज अफसर यानी ब्रिटिश भारत में जो अंग्रेज अफसर थे, उन्होंने अपने परिवारजनों को जो पत्र लिखे, उससे पता पड़ता है कि वो कितना मजबूत था आंदोलन, कितनी सच्चाई थी उसमें और कितना तेज़ था कि आखिर हमें आज़ादी प्राप्त हुई। तो इसकी ज़मीनी मजबूती यानी कि वो ज़मीन से जुड़ा हुआ, यानी भारत का हर नागरिक, हर वर्ग का नागरिक चाहता था कि भारत आज़ाद हो, उसके लिए सभी ने कोशिश की। तो यह सिर्फ कुछ लोगों का या राजनीतिक रूप से आंदोलन नहीं था, ये हमारे हर गांव कस्बे से उठाया हुआ कदम था। या आंदोलन में हर वर्ग की भूमिका थी। तो जो अंग्रेज अफसरों ने अपने परिजनों को पत्र लिखे, उसमें यह अच्छे से पता चलता है हमें, और ये पत्र भी बहुत ही महत्व की पुस्तक बन गए।